चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लिखते कैसे हैं, फिर से थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ या एक से अधिक नया पदार्थ बनाता हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, या एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता हो जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाता हो, या एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में टूटता हो जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह का अभिक्रिया क्या कहते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था, एक एग्जाम्पल लिया था रासायनिक अभिक्रिया का कि मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। श्वेत चूर्ण बनता है। मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। ये चीज हम लोगों ने बाय एक्सपेरिमेंट देखा हुआ था। मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर क्या बना था, श्वेत चूर्ण बना था। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया, क्योंकि श्वेत चूर्ण जो होता है उसका गुण और मैग्नीशियम का गुण कौन सी होता है, अलग होता है। तो इसलिए भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो प्रश्न ये उठता है, अब उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का ये तरीका हो गया। अरे आप लिखोगे ना, कोई कहता है कि चलो भाई इसको लिखो, तो आपने क्या किया, तो यही चीज लिखेंगे ना कि मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। तो सुपर कंप्यूटर के युग में किसी के पास टाइम है क्या कि इतना लंबा चौड़ा वो चीजों को लिखे? नहीं। तो हमारे साइंटिस्टों के सामने एक समस्या आया कि आगे जाकर के समय का इतना अभाव हो जाएगा कि हमारे जो बच्चे होंगे वो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख पाएंगे, उनके पास जो है उतना समय नहीं रहेगा। तो फिर क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि कम समय में इसको हम जल्दी से लिख दें। नहीं, इतना लंबा चौड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और आगे जो हमारा न्यू जनरेशन जो होंगे, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके पास इतना समय नहीं रहेगा। जनसंख्या इतना बढ़ रहा है कि नहीं, तो और महंगाई इतना जोर से बढ़ेगा या बढ़ रहा है कि अब इतना समय उनके पास नहीं मिलेगा कि इतना लंबा चौड़ा चीज़ों को क्या करे, व्यक्त कर सके। इसके लिए हमें कुछ ऐसा रूल, कुछ ऐसा नियम बनाना पड़ेगा जिसके चलते कम समय में इस तरह के चीज़ों को हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके, व्यक्त कर सके। तो इन चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने सबसे पहले क्या किया
कि कुछ इस तरह का रूल अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो मैग्नीशियम है इसको, इस चीज को आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीशियम मैग्नीशियम किसमें जलाने पर? वायु। वायु का मतलब ऑक्सीजन, तो यहां पर लिख देंगे जोड़ ऑक्सीजन। वायु मीन्स ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करता है, बाकी गैसेस से रिएक्ट नहीं करता है। मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन, उसके बाद से यहाँ पर तीर का चिन्ह दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम यहाँ पर लिख दिया जाए। तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो कम से कम अब तो कुछ समय बचा, तो किस तरह का रूल उन लोगों ने अपनाया? उन लोगों ने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग, जो दो चीजें शुरू में मिलाया जाता है कि नहीं, तो उसको पहले लिख दिया जाए। पहले का मतलब एरो के पहले लिख दिया जाए, अब बीच में प्लस दे दिया जाए। जैसे मैग्नीशियम का फीता मतलब मैग्नीशियम और वायु का मतलब ऑक्सीजन, तो ये दोनों को मिलाने पर, ये दोनों को तो बीच में प्लस दे दिया जाए। और जो नया चीज बनता है तो तीर का चिन्ह दे करके इधर लिख दिया जाए। तो नया चीज क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख देंगे मैग्नीशियम जोड़ ऑक्सीजन, एरो का चिन्ह दे देंगे, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम के फीता को ऑक्सीजन में जलाने पर, क्या करने पर? जलाने पर क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो कुछ तो समय हमारा बचा नहीं। तो इस तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया को जो हम शब्द के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण या शब्द रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? शब्द रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को जब शब्दों में व्यक्त कर दिया जाए तो जो समीकरण होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक शब्द समीकरण, रासायनिक शब्द समीकरण, क्योंकि इसको शब्दों में, वर्ड्स में इसको लिखा गया यहाँ पर, इसीलिए इसको बोलेंगे रासायनिक शब्द समीकरण। ये हो जाएगा आपका रासायनिक शब्द समीकरण, रासायनिक शब्द समीकरण हो जाएगा, शब्द समीकरण हो जाएगा। अच्छा, फिर उन लोगों ने सोचा कि नहीं अभी भी टाइम ज्यादा लग जा रहा, फिर मैग्नीशियम लिखो, फिर ऑक्सीजन लिखो और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो, इसमें भी हमारा समय का भी लॉस है नहीं। तब उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैग्नीशियम के जगह पर इसका संकेत लिखा Mg, ऑक्सीजन के जगह पर इसका संकेत लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है सिंगल नहीं रहता, हमेशा दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर के एक साथ रहते हैं, जिसको अणु बोलते हैं। तो यहाँ पर O2 और दोनों मिलकर के बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये शब्द समीकरण का संक्षिप्त रूप हो गया, जिसको हमने संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया। तो जब शब्द समीकरण को संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? ये हो गया शब्द समीकरण, अब ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण। क्या हो जाएगा? रासायनिक समीकरण। तो आपसे कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो जब शब्द समीकरण को सूत्रों और संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाए, जब शब्द समीकरण को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाए, तो इस तरह के समीकरण को हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये हो जाएगा रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं,
मैग्नीशियम के फीता को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण बनता है। तो इसको लिखने का दो तरीका, एक शब्द के रूप में, एक संकेत के रूप में। तो जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे हम शब्द समीकरण बोलेंगे, और उसी शब्द समीकरण को जब सूत्र और मतलब उसके संकेतों सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इसको रासायनिक समीकरण बोलेंगे। याद रहेगा इतना? अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण है क्या ये संतुलित है या असंतुलित है? संतुलित का मतलब होता है कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। नहीं, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां पर द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, द्रव्यमान का नाश नहीं होता, लॉस नहीं होता है। ये सिद्धांत जो है लगभग लवाजिए करके फ्रांस के साइंटिस्ट थे। आप लोग रासायनिक संयोग का नियम पढ़े हुएगा 9th क्लास में? नहीं, तो दो तरह का नियम वहां पर था, दो तरह का नियम था। एक था स्थिर अनुपात का नियम और एक था रासायनिक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, दो तरह का रूल, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वहां पर कुछ नियम का पालन होता है और वो नियम दो प्रकार का होता है। एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लवाजिए साहब ने, फ्रांस के रहने वाले थे, प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का लॉस नहीं होता है, द्रव्यमान का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर भी ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि द्रव्यमान का लॉस होता है क्या, द्रव्यमान का लॉस होता है क्या। तो देखो, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। तो इसका दुगुना, लगभग दुगुना इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 24। और चूंकि इसको हम फिलहाल समझाने के लिए ग्राम में व्यक्त कर रहे हैं, तो मान लो मैग्नीशियम का, इसका जो है द्रव्यमान हो गया 24 ग्राम। कितना? अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 16, कितना? 8। तो परमाणु द्रव्यमान कितना? 16। तो कै ठो ऑक्सीजन है? तो 16 दूनी 32 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम। अब ये दोनों को जोड़ करके देखते हैं, इधर आते हैं अब RHS में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है इसकी संख्या यहाँ पर छुपा रहता है, कुछ नहीं है, तो हिडन है, मतलब छुपा हुआ है, एक। यहाँ भी एक। तो मैग्नीशियम के कई ठो परमाणु और ऑक्सीजन के, तो मैग्नीशियम का एक परमाणु का द्रव्यमान कितना? 24 और ऑक्सीजन का एक है, तो एक का कितना? 16। तो देखते हैं, अब चूंकि इसको तराजू पर तौलेंगे, इसको भी तराजू पर तौलेंगे, दोनों का वेट बराबर आना चाहिए। वेट मीन्स यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 24 और 32 कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा आपका कितना? 56 ग्राम। और इधर कितना? जल्दी से जोड़ो, 40 ग्राम। तो देखो तो द्रव्यमान का लॉस हो गया। इधर 56 ग्राम हमने दोनों को मिक्स किया था, Mg का लिया था 24 ग्राम और ऑक्सीजन का लिया 32 ग्राम, दोनों को मिलाया तो जो नया चीज बना उसका वेट हो गया 40 ग्राम। हमारा लॉस कितना हुआ? 16 ग्राम। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का रूल कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में मास का लॉस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान का मास का लॉस हो गया, लॉस हो गया। इसका मतलब या तो वो रूल गलत है, नहीं और नहीं तो ये जो लिखने का तरीका है ये हमारा कौन सी है? गलत है। तो रूल तो गलत होता नहीं है, रूल में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके ही कोई रूल को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, कुछ माइनर फॉल्ट हो जाता है कि नहीं? तो जब तक आप सिद्ध करके नहीं दिखाइएगा तब तक वो रूल मान्य रहता है। तो अभी तो द्रव्यमान संरक्षण का जो रूल है
वो मान्य है। इसका मतलब कि इसमें ही कहीं ना कहीं हमें लिखने में क्या हुई है, त्रुटि हुई है। तो इस तरह के जो समीकरण को, जहां पर इस तरह का द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता हो, तो उस तरह के समीकरण को हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। नहीं? अच्छा, अभी दूसरा एक उदाहरण ले लेते हैं हम। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं आपका, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का होता है कितना? 12। कितना? इसके आइसोटोप्स भी होते हैं तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो जनरली हम चूंकि कार्बन का 1 लेकर चल रहे हैं, 12 लेकर चल रहे हैं। ऑक्सीजन का कितना? 32 हो जाएगा, 32 ग्राम। इधर देखो, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 दूनी, तो दोनों लगभग सेम आ गया। तो इसका मतलब इस तरह के समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित। क्या चीज? तो ये किस तरह का समीकरण है ये वाला? ये है असंतुलित। क्या चीज? असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। ये क्या चीज है ये वाला? ये है संतुलित। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है असंतुलित और दूसरा होता है संतुलित। और असंतुलित को हम लोग बोलते हैं कंकाली समीकरण भी, स्केलिटल, कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? कंकाली में सिर्फ कंकाल है, मांस वगैरह कुछ नहीं है, कंकाल खड़ा कर दिया गया है, मतलब इसको बैलेंस नहीं किया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का? एक असंतुलित, संतुलित, असंतुलित, संतुलित। असंतुलित समीकरण किसको कहेंगे? किस तरह के समीकरण को असंतुलित कहेंगे? जहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता हो। जिस समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं होता हो, उसको हम क्या कहेंगे? बोल सकते हो ना कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? और जिसमें होता हो संतुलित। एक तरीका तो ये होगा डिफिनीशन का। अच्छा जी, अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब ये गड़बड़ कहां पर हो गया? ये गड़बड़ कहां पर हो गया? क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्यों हो गया? चलिए देखिए, यहाँ पर परमाणु संख्या यहाँ पर छुपा रहता है। मैग्नीशियम के कई ठो परमाणु और ऑक्सीजन के। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गेंद के जैसा बना देते हैं। ये मैग्नीशियम हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन का ठो, 2 ठो। तो ये ऑक्सीजन के 2 ठो हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्टकट में Mg, यहाँ पर O, यहाँ पर O, ऑक्सीजन हो गया। दोनों मिला। अब मिलने के बाद से देखो क्या बन गया है। Mg का ठो 1 और ऑक्सीजन का ठो 1। नहीं, तो देखो मतलब कि अब क्रिया से पहले, रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम का 1 एटम भाग लिया था और ऑक्सीजन का 2 ठो। रासायनिक अपक्रिया से पहले मैग्नीशियम का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम भाग लिया था। अब भाग लेने के बाद जो बना, मैग्नीशियम का 1, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन 1 गायब हो गया। देखो ना, इधर ऑक्सीजन का ठो 2 ठो
इधर ऑक्सीजन एक है, तो एक इसका गायब हो गया। तो इसीलिए तो जब एक गायब हो गया, तराजू में रखा हुआ था, नहीं तोल रहा था, तब तो एक छटक करके भाग गया। तो भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेट कम ही ना हो जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक ऑक्सीजन गायब होने के कारण ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो रहा है। यदि ऑक्सीजन इधर रहता तो पालन हो जाता, नहीं। तो जब दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर आपको इधर गायब दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पर इसका वेट जो है, द्रव्यमान जो है कम हो गया और द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। आज समझ में? तो इस तरह से अब हम समझ गए कि क्यों ऐसा हुआ कि एक परमाणु का इसका हो गया लॉस हो गया, एक परमाणु का लॉस हो गया। तो ये भी हम कह सकते हैं असंतुलित समीकरण का डिफिनीशन हम ऐसे भी दे सकते हैं। अच्छा देखो, जब दो चीजें अभिक्रिया करता है, जब दो चीजों को मिलाया जाता है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलेंगे, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, अभिकारक बोलेंगे इसको। और जो दोनों को मिलाने से जो नया चीज बनता है, उत्पादन हो रहा है, या दोनों को मिलाने पे एक चीज बना, नया एक फल मिल रहा है हमको, तो दो चीजों को मिलाने पर, मतलब दो पदार्थ मिल करके जब नया पदार्थ बनते हैं, तो इस नया पदार्थ को हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं, या प्रतिफल बोलते हैं, प्रति, इसको इंग्लिश बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया में तीर के चिन्ह के पहले जो रहता है उसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। रासायनिक अपक्रिया में जो तीर के चिन्ह के पहले LHS में जो रहता है, उस टोटल को हम बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। और जो नया चीज बनता है, दोनों को मिलाने पर जो नया पदार्थ बनता है, नया मैटर बनता है कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल या प्रोडक्ट। तो कौन सा बड़ा चीज है इसको याद करना, रासायनिक अभिक्रिया में यही ने दोनों भाग लिया, अब भाग लेने के बाद ये नया चीज बना, तो भाग लेने वाली अभिकारक। अब आपसे कोई पूछे अभिकारक क्या है, तो इसको रटिएगा नहीं, ये तो याद हो गया, रटना कौन सी चीज है। रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो नया चीज बनता है, फल मिलता है तो प्रतिफल, और नया चीज बनता है, उत्पादन होता है तो उत्पाद। तो दोनों नाम से हम इसको बोल सकते हैं, नहीं। तो अपक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रहेगा इतना। अब हमने बात किया था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, एक असंतुलित, दूसरा संतुलित। असंतुलित का डिफिनीशन हमने फर्स्ट में बताया था कि वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, असंतुलित। अब वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है उसको क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं। लेकिन एक दूसरा रूल जब आपको हम समझाए कि आखिर इसमें हुआ क्या, तो इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु, इधर मैग्नीशियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का दो, और जो नया प्रोडक्ट बना उत्पाद में ऑक्सीजन का एक यहाँ पर कम हो गया है, इसीलिए हम इसको असंतुलित बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं हो पा रहा है। तो इसको अब हम दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। किसको, असंतुलित समीकरण को या संतुलित समीकरण को। अभिकारक में तत्वों की परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो संतुलित, बराबर नहीं हो असंतुलित। अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और अब उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो तो कहेंगे संतुलित,
बराबर नहीं हो तो कहेंगे असंतुलित। तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो। जैसे इसमें देखो ऑक्सीजन तत्व है, तो अभिकारक में इसके दो परमाणु इधर कितने एक, तो तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे असंतुलित। और यहाँ पर जो था अपना C+O2 बराबर कितना CO2, तो देखो कार्बन का एक, इधर भी कार्बन का एक, ऑक्सीजन का दो, तो दोनों अभिकारक में भी और उत्पाद में भी तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या है बराबर है, इसीलिए इसको हम संतुलित बोल रहे हैं। तो दोनों डिफिनीशन आप दे सकते हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत वाला भी और एक ये भी। अब प्रश्न ये उठता है कि अब असंतुलित समीकरण होगा तो उसे आप इसको संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा संतुलित, क्यों संतुलित करना पड़ेगा, ये भी आपका प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। जब नोट्स देंगे आपको तो वहां पर ये प्रश्न रहेगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को अर्थात कंकाली समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है। सिंपल सा तरीका बताया अभी आपको, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए असंतुलित समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। हो गया इसका जवाब। तो चलिए अब प्रश्न उठता है कि असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाएगा या कैसे किया जाता है। असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो आपके क्लास 10th लेवल तक दो तरह का विधि पढ़ना है, इसका विधि 4-5 होता है, लेकिन क्लास 10th लेवल तक आपको दो ही तरह के विधि सीखना है। पहला विधि जो होता है वो होता है अनुमान विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, जिसको एल्जेब्राइक मेथड कहा जाता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती है, दो विधि होता है। एक होता है अनुमान विधि, चलिए उसको लिख देते हैं, मिटाएं सबको। रासायनिक असंतुलित जोड़ दो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने की विधियां, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने की दो विधि होती है। पहला अनुमान विधि, और दूसरा जिसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। और दूसरा हो जाएगा
बीज गणितीय विधि, अलजेब्राइक मेथड, अलजेब्राइक मेथड। चलिए जल्दी से बताइए, संतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? दो विधि। कौन कौन? अनुमान विधि, बीजगणितीय विधि। हीट एंड ट्रायल मेथड, अलजेब्राइक मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड, अलजेब्राइक मेथड। याद हो गया? घर पे जाइएगा याद कीजिएगा। याद हो गया? पक्का? चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम पहले इस विधि से हल करेंगे, नहीं अनुमान विधि से हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला एक बड़ा सा लेटर्स में कुछ चीजें हम लिख रहे हैं। अनुमान विधि से अनुमान हल करने लिख दीजिए। आपको संतुलित करने, सॉरी यहाँ पर आप संतुलित करना होगा। संतुलित करने की विधि है। अनुमान विधि से संतुलित करने का, संतुलित करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। निश्चित नियम नहीं है, कोई फिक्स नियम नहीं है, नियम नहीं है, ये याद रखिएगा। अनुमान विधि से, नाम ही है इसका अनुमान, अनुमान लगा करके आपको इसको संतुलित करना है। इसीलिए अनुमान विधि से जब हम संतुलित करते हैं तो इसका कोई निश्चित रूल नहीं है कि इस रूल से ये परफेक्ट हो जाएगा। इसके ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आप जितना रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, जितना ही आप उसको संतुलित करोगे, सीखोगे, उतना ही आपको ढंग आएगा। इसका कोई खास रूल नहीं होता है। तो चलिए फिर भी कुछ रूल है जिसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और अधिकतर जो है जो क्लास 10th लेवल तक आपका इस रूल से आप उसको आसानी से संतुलित कर पाएंगे। नहीं तो इस पहले आप इस चीज पे फोकस कीजिए। Na2CO3। जब तक, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसमें भाग जो है, इसमें कौन कौन सा तत्व मिला हुआ है। एक्चुअली ये एक यौगिक है। यौगिक का मतलब होता है कि दो तत्व मिल करके एक नया चीज बनाते हो। तो जो नया चीज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं, अणु बोलते हैं, मोलिक्यूल्स बोलते हैं उसको। तो ये क्या चीज है? यौगिक है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड में देखो क्या क्या चीज है। एक है सोडियम, इसके बाद है कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो कितने तत्व हैं इसमें? 3 तत्व है। 3 तत्व है। नहीं, पहला कौन हो गया? सोडियम, दूसरा हो गया कार्बन, और तीसरा हो गया ऑक्सीजन। अब सोडियम के कै ठो परमाणु हैं? सोडियम के परमाणु कै ठो हैं? तो देखो यहाँ पर Na+2, मतलब यहाँ पैर के पास जो लिखा रहता है वही उसका संख्या होता है। तो यहाँ पर कौन सी है? 2। तो सोडियम कितने परमाणु? 2 हो गया। चलो कार्बन के कितने परमाणु है? देखो कार्बन यहाँ पर एक हिडन पार्ट है, ये वाला छुपा हुआ है यहाँ पर, एक। तो कार्बन के कै ठो परमाणु है इसमें, इस यौगिक में? 1। और ऑक्सीजन के 3 है। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। CaOH का होल ट्वाइस,
नहीं सुधरेगा तुम्हें, बाहर कर देंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप ये पता करो कि इसमें कौन कौन सा जो तत्व है वो रिएक्शन मतलब इस यौगिक में भाग लिया हुआ है, कौन कौन सा है। एक यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो आपको 20 तत्व तो नाम याद होना चाहिए। नहीं तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को याद होगा, नहीं पढ़ने वाले को हम क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। नहीं तो पढ़ने वाले विद्यार्थी को पहले ही हम क्लास में आप लोग के सभी चीजें लिख करके, है कि नहीं, शुरू में ही आप लोग को हम बता चुके हैं कि ये चीज आपको तत्व का नाम 20 तक आपको याद होना चाहिए, तो ये चीज आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि इसको हम याद करें। तो देखो कैल्शियम, ये कैल्शियम का संकेत है, कैल्शियम। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पैर के पास कौन सी है, एक, नहीं कुछ है तो एक, यहाँ भी कौन सी एक, और यहाँ भी कौन सी एक। अच्छा चलो, तो कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो कैल्शियम के कई ठो परमाणु है, चलो शॉर्टकट भी लिख देते हैं यहाँ पर, कितना, एक। ऑक्सीजन का, हाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया इस 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, 2 से इसमें भी होगा। तो ऑक्सीजन का 2 एटम, तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, और हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक है, अब तीसरा के उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2CaOH का होल ट्वाइस। पहले हम देख लेते हैं हिडन पार्ट्स, एक छुपा यहाँ पर, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, नहीं तो चलो कैल्शियम का बताओ कितने परमाणु हो जाएंगे इधर। तो देखो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई रहेगा ना, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से इसमें भी होगा, 2 से इसमें भी होगा। ठीक है, 2 से इसमें भी होगा, 2 से इसमें भी होगा, और 2 से इसमें भी होगा। कैसे हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं, इस तरह से 2x+y लगाते हैं ना, तो ब्रैकेट खोलते हैं 2 से इसमें भी 2, वैसे ही सेम यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखोगे, मान लो कि यहाँ पर ब्रैकेट हो गया यहाँ पर इस तरह का, है कि नहीं। अब 2 से इसमें भी गुना होगा, 2 से इसमें भी गुना होगा, और 2 से इसमें भी गुना होगा। तो चलो 2 एकम, अब 2 से किस में गुना करोगे, तो पहले 2 से आप इसमें गुना करो, अब फिर यहाँ पर जो आएगा इसमें गुना करो, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन का, देखो 2 गुना 1 गुना 2, तो कितना हो गया, 4 हो गया, कितना 4 हो गया। चलो जी हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 2 गुना 1, लास्ट 2 से गुना हो जाएगा, ये भी कितना, तो हम कहेंगे इसमें कैल्शियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने 4, और हाइड्रोजन के भी कितने 4। ऐसा में तो इस तरह के चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, आगे जाकर जब हम लोग बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो इस तरह के चीजें आएगा, तो वहां पर आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और संतुलित का, और उसको संतुलित करने की कोशिश करते हैं। कुछ रूल हम लोग देखते हैं, नहीं कुछ रूल देखते हैं, मिटा दें सबको। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अनुमान विधि। कौन सा विधि, अनुमान विधि। तो इसमें कोई शॉर्टकट रूल नहीं है, स्टार्टिंग में ही आपको हम बता चुके हैं। हाँ तो इसमें एक रूल जो है, जो छोटा सा इक्वेशन रहे तो उसके लिए कारगर हो सकता है, काम का चीज हो सकता है, और वो रूल है चोन रूल। क्यों हंस रहा है, वो रूल है चोन रूल।
CSA चोन रूल याद रहेगा। तो C मीन्स कार्बन, C मीन्स हाँ, H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो पहला रूल जो है वो है चोन रूल, आपको याद रखना है। नहीं, गांव वगैरह में बोलता है सब चोनहर, नहीं, हाँ, जो बकलोल होता है इसीलिए तुम हंस रहा है, समझ रहा है। नहीं, तो जो बकलोल होता है उस इसीलिए तुम हंस रहा है। अरे चोनहर नहीं है, चोन रूल है ये। कौन सा रूल है? चोन रूल है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण में सबसे पहले हम कार्बन को संतुलित करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। नहीं, पहले किसको? पहले कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन हो जाएगा। पहला रूल तो ये हो गया। नहीं, दूसरा रूल में हम लोग क्या करते हैं कि पहले मेटल को, किसको? पहले मेटल को और उसके बाद से नॉन मेटल को संतुलित करते हैं। दूसरा रूल के हिसाब से पहले हम मेटल, मेटल का मतलब होता है धातु, क्या चीज? धातु। तो पहले हम मेटल को संतुलित करेंगे और उसके बाद से हम नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में सब आ गया, अधातु में नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। नहीं, इसको अब नॉन मेटल में पहले आ जाएगा आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब आता है कि नहीं। तो पहले हम इसे कोशिश करते हैं, उसके बाद से इसे कोशिश करेंगे हम। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग लिया था Mg+O2, ये हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको संतुलित करना है। स्टार्टिंग करते हैं चून रूल। हाँ, एक चीज याद रखना, इसके साथ आप कुछ नहीं करोगे, बॉक्स में डाल देना जो लिखा गया वो समझो कि वो अंगद का पैर है। रामायण देखे हो ना? हाँ, वो अंगद का पैर है, वो नहीं उठेगा। वो जो एक बार लिख दिया गया वो कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए हम बॉक्स के अंदर इसको डाल देते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं। रूल के हिसाब से किसको पहले संतुलित करना है? कार्बन। तो कार्बन है इसमें? नहीं है। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है। तो पहले हिडन पार्ट्स को लिख दो, एक एक एक, जो छुपा हुआ भाग है उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऑक्सीजन इधर कैट है, इधर कैट हो, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो एक में कितना से गुना करके 2 हो जाए? तो गुना इधर करेंगे, नहीं, बॉक्स से बाहर, बॉक्स से बाहर। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अभी सिखाए 2 एकम, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित हो गया, हो गया, बैलेंस हो गया। अभिकारक में भी 2 ऑक्सीजन और इधर भी 2 ऑक्सीजन। अब हम देख रहे हैं कि अब तो यहाँ पर Mg असंतुलित हो गया, देखो ना, 2 एकम, तो यहाँ पर कितना है? इधर Mg 2 ठो हो गया, इधर कै ठो, तो फिर ये असंतुलित हो गया। इसको संतुलित करो तो यहाँ 2 से गुना कर दो। अब देखो 2 एकम, इधर Mg 2 ठो और 2 एकम, इधर भी Mg 2 ठो, Mg भी संतुलित। अब फिर ऑक्सीजन को फिर से देख लेते हैं, 2 एकम यहाँ भी, तो दोनों संतुलित हो गया। अब ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण हो गया, ये वाला संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। Cu+O2, ये हो जाएगा C
यू ओ। चलो बॉक्स में डाल दो। एक छुपा हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। संतुलित है कि असंतुलित है? असंतुलित है। क्यों? देखो, इधर ऑक्सीजन के दो एटम, इधर ऑक्सीजन के, तो एक अनबैलेंस हो गया तो बाकी सब अनबैलेंस ही होगा, तो ये असंतुलित हो गया। अब इसको आपको संतुलित करना पड़ेगा। तो चलो रूल, चोन रूल। कार्बन है, कहाँ है कार्बन? अरे सी एक ही चीज है, ये है मोनू, ये टोनू, आई है भोलू, तो अलग अलग कैसे आ गया? सी अलग थोड़े ना है, ये है मोनू, ये भोलू, ये टोनू, चाहे जो भी नाम सब अलग अलग है, ये सी अलग नहीं है। तो चलो, कॉपर तांबा, सी हो गया कॉपर तांबा, एफ हो गया लोहा। कुछ चीजें आपको याद रखना है, सी कॉपर तांबा का ये संकेत हो गया, नहीं एफ ई लोहा हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? जेड एन जिंक हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नहीं ए जी चांदी, ए जी ओ जी सुने हो ना, तो ये हो जाएगा चांदी। और ए यू सोना, औरम जिसको बोला जाता है सोना। नहीं, तो कुछ चीजें हैं जो 20 तक तत्व के अलावा भी आपको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये चीजें हो गया। चलो ये असंतुलित है, तो इसे क्या करोगे? संतुलित करोगे। तो चलो, चोन रूल, कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, इधर दो इधर एक, तो एक में कितना से गुना करें? तो दो से यहाँ पर ना करेंगे। तो चलो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब कॉपर देख लेते हैं, दो या कम, इधर एक, तो कॉपर अब असंतुलित हो गया। अब इसको संतुलित कर दो, हो गया संतुलित। नहीं, चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पर N2 प्लस H2, ये हो जाएगा NH3। संतुलित है। चलो जी देखो, मोनू भोलू टोनू, अलग है अलग है अलग है। अब इसमें देखते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इधर आते हैं, यहाँ पर हिडन पार्ट्स को दे देते हैं जो छुपा हुआ है। नाइट्रोजन पकड़ा गया चोर, नाइट्रोजन असंतुलित है, इसका मतलब टोटल इक्वेशन असंतुलित है। नहीं, अब संतुलित करना पड़ेगा। चोन रूल, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को संतुलित करो। इधर कैठो है, इधर कैठो, अब क्या क्या लिखोगे कि संतुलित हो जाएगा? अब यहाँ पर अपना लॉजिक, यहाँ 3 से गुना कर दो, यहाँ 2 से गुना कर दो, ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से, यहाँ पर कर देते हैं हम 3 से, यहाँ पर गुना कर देते हैं 2 से। हाइड्रोजन कैट हो गया 3 दूनी और 2 तिहाई 6 हो गया, नहीं हो गया? अब क्या संतुलित? नाइट्रोजन अब देख लेते हैं, नाइट्रोजन 2, यहाँ 2 एक कम, हो गया संतुलित। तो हो गया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया इसको बोलते हैं। अब ये आपका हो गया। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम का यहाँ पर पालन हो जाएगा। हो गया इतना। चलो एक और ले लेते हैं, 4 नंबर में एक और ले लेते हैं, NH3 NH3 प्लस O2, NH3 प्लस O2,
तो ये बन जाएगा N2 प्लस H2O, N2 प्लस H2O। अब देखो ये संतुलित है क्या असंतुलित है? असंतुलित है, नहीं, तो इसको आप लोग अपने से संतुलित कीजिएगा, अपने से संतुलित कीजिएगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग इसमें से कुछ और एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद से हम लोग बीजगणितीय विधि, मतलब इन्हीं सब चीजों को हम लोग बीजगणितीय विधि से संतुलित करने की कोशिश करेंगे।